Hello and welcome everyone. This is your mentor Prateek Jain. So guys, JEE main examination is finally done. आप बिटसैट का पहला अटेम्प्ट दे चुके हो, कुछ और एग्जाम्स भी आपने ऑलरेडी दे दिए हैं और कुछ फर्दर एग्जाम्स आपके और लाइंड अप हैं. एंड फाइनली देन आफ्टर दैट आपका काउंसलिंग प्रोसीजर, कॉलेज एंड ब्रांच सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होना है. और दोस्तों उस स्टेज से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेटेड हैं. जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना है वो आपने टाइमली प्रिपेयर कर रखें ताकि काउंसलिंग टाइम पे अननेसेसरी का हैसल और कंफ्यूजन अवॉइड हो सके. तो गाइज आज की इस वीडियो में यही चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जोसा काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और किन डॉक्यूमेंट्स को आपको किस समय पे किन डेडलाइंस के अंदर अंदर रेडी करना है. राइट. So guys, make sure you are subscribed to the channel because जैसे जैसे हमारा काउंसलिंग प्रोसेस क्लोज आएगा ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ऐसा बहुत सारा कंटेंट और डेटा है जो मैं चाहूंगा टाइमली आपके साथ शेयर कर सकूं. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. राइट. तो जैसे मैंने कहा, मैं सबसे पहले तो जोसा काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, कौन से ओरिजिनल चाहिएंगे, है ना, कौन से पुराने भी चलेंगे, कौन से नए अप्लाई करने, वो सारी चीजों में एक एक करके मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं. गाइज जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, जोसा इज बेसिकली जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जो इंडिया में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक कॉमन अथॉरिटी है जोसा, जिसके थ्रू आपको कॉलेज और ब्रांच एलोकेट होता है. राइट. तो ऑफकोर्स जेई एडवांस्ड अगर आप क्रैक कर लेते हो तो जेई एडवांस की रैंक के बेसिस पे आप इंडिया के 23 आईआईटीज में एडमिशन ले पाते हो. और अगर आप जेई मेन के लिए क्वालिफाई किए हैं, एडवांस्ड अगर किसी कारण क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आपको जेई मेन रैंक के बेसिस पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन मिलता है. तो ये ऑफकोर्स अपने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जिसके थ्रू मतलब जिसमें बेसिकली जोसा के थ्रू आपको एडमिशन मिलना है. ये पूरा काउंसलिंग बॉडी है जो इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराती है. नाउ डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं सीधा. तो गाइज सबसे पहले तो आपको लगेगा एक आइडेंटिटी प्रूफ, है ना. अब आइडेंटिटी प्रूफ में अपन देखें तो जो आपने जेई मेन का फॉर्म भरते समय आइडेंटिटी प्रूफ यूज किया था, मोस्टली बच्चों ने, मोर देन 90% बच्चों ने आधार को ही यूज किया था. तो आप सबसे प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कोर्स वही है कि आइडेंटिटी प्रूफ में अपन आधार को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड अपडेटेड हो. ऑफ कोर्स जेई मेन फॉर्म भरते समय आपने अपडेट करा लिया होगा और आपको इंश्योर करना है कि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर्स नेम वगैरह सब प्रॉपर है, अपडेटेड है, फोटोग्राफ वगैरह आपका प्रॉपर है. तो आधार कार्ड एज आइडेंटिटी इज द कॉमन प्रूफ जो आपके पास रहता है. हाँ, हो सकता है कि आपने पैन कार्ड यूज किया हो उस समय फॉर्म भरते समय, आपने पासपोर्ट यूज किया हो या आपने ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया हो. जो भी आपने जेई मेन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज किया है उस चीज को आप आइडेंटिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं. बट बेस्ट ऑप्शन अगेन आपके पास ये रहेगा कि आप अपना आधार रेडी रखें जो आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे काम आएगा. ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स आपको दोनों यूज करने होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा काउंसलिंग. ठीक है. तो आइडेंटिटी प्रूफ मैंने समझा दिया आपको कि ये ऑप्शंस आपके पास है. बेस्ट ऑप्शन आधार रहेगा. अच्छा, डिजी लॉकर में भी आप मतलब पूरा कहानी अपडेटेड रखिए. डिजी लॉकर का आपका अकाउंट बना हुआ हो ये इंश्योर करना है. और डिजी लॉकर भी मतलब उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोस्टली आपके एक्सेप्टेबल रहते हैं. तो उसमें आप अपना पूरा प्रोसेसिंग फिनिश करके रखो कि वहां पे आपने लॉगिन कर लिया है, आपके आईडी क्रिएटेड है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स आपने, है ना, अपलोड कर लिए हैं. वहां पे आपका आधार, पासपोर्ट वगैरह जो भी अवेलेबल है वो सब आपने वहां पे अपलोड कर लिया. देन नेक्स्ट, अच्छा गाइज, इन केस आपका काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, कॉलेज और ब्रांच वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. माई टीम and me myself will get in touch with you and try to help you in all possible ways. So make sure आप जो भी क्वेरीज हैं, यार गलती करने से बेटर है कि अपनी बात पूछ लें अपन. तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं. राइट. देन आगे बढ़ते हैं गाइज. हाँ, अब नेक्स्ट चीज आ रही है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे जोसा ने जो बिजनेस रूल्स रिलीज किए हैं, जोसा की वेबसाइट पे है सब अवेलेबल, तो वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे 3 चीजें एक्सेप्ट करते हैं. सबसे बढ़िया तो होता है क्लास 10th का मार्कशीट. क्लास 10th मार्कशीट आपका मेन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाता है. बट आपका आधार कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट होता है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है.
बट जैसे मैंने कहा मेन जो है दैट इज क्लास 10th मार्कशीट। तो बेस्ट होगा कि क्लास 10th मार्कशीट आपकी अपडेटेड है, उसमें प्रॉपर करेक्ट डेटा है, तो उसको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको ओरिजिनल और उसके जेरोक्स वगैरह सब रेडी रखनी चाहिए, उसका पीडीएफ वगैरह आप तैयार रखें ताकि अपलोडिंग के टाइम पे आप क्लास 10 की मार्कशीट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप अपलोड कर सकें। अच्छा, जिन बच्चों का आधार और क्लास 10th में मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, उनको डेफिनेटली अपना आधार जो है वो क्लास 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपडेट करा लेना चाहिए, ताकि आधार में करेक्ट डेट ऑफ बर्थ वहां पे प्रेजेंट हो, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन और कोई और इश्यूज अपने साथ जनरेट नहीं हो। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपन को चाहिएगा, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो आपको रिक्वायरमेंट आती है वो है क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। अब देखो, क्लास 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एक अलग डॉक्यूमेंट है और 10th और 12th की मार्कशीट एक अलग डॉक्यूमेंट है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। अच्छा, अगर आपने क्लास 12 बोर्ड अभी 2026 में ही दिया है तब तो ऑब्वियसली आपके पास मार्कशीट अवेलेबल नहीं होगी, बट काउंसलिंग का टाइम आते आते मोस्टली जगह पे आपको मार्कशीट या प्रोविजनल मार्कशीट अलॉट हो जाती है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। काउंसलिंग का टाइम आते आते आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट अवेलेबल होगी, और नहीं भी होगी तो उसके हिसाब से वर्किंग बढ़ेगी, वो दिक्कत नहीं है, बट 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम वेरिफिकेशन में आपका मेन डॉक्यूमेंट यही है कि क्लास 10th की मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम वेरीफाई किया जाता है, तो ये आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। 12th मार्कशीट जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे हैं उनके पास तो ऑलरेडी 12th मार्कशीट है, और जो 12th अपीयर किए हैं उनके पास काउंसलिंग के टाइम तक एलोकेट हो जाएगी, वरना प्रोविजनल आ जाती है, वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, 12th मार्कशीट का रोल क्या है बच्चों? जहां से आपने क्लास 12th किया है, जिस स्टेट से आपने क्लास 12th किया है ना, वही आपका डोमिसाइल माना जाएगा, वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी माना जाएगा। आप निवासी कहां के हैं, आप कहां आपका बर्थ हुआ था, किधर आप रहे हैं, वो मैटर नहीं कर रहा है। 12th बोर्ड आपने कौन से स्टेट से दिया है, आपका होम स्टेट वही माना जाता है, आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही स्टेट माना जाता है, तो उस बात का ध्यान रखें। तो वहां आपको क्लास 12th की मार्कशीट और उसकी डॉक्यूमेंट्स, उसकी डिटेल्स काम आनी, तो उसको आप रेडी रखेंगे। नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज जेईई मेन एडमिट कार्ड। अब वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जेईई मेन 2026 का जो आपका एडमिट कार्ड था वो आपके पास पीडीएफ एज वेल एज प्रिंट में अवेलेबल होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में भी काम आएगा, और जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, वहां पर भी आपको अपना जेईई मेन एडमिट कार्ड 2026 का जो एडमिट कार्ड है उसको यूज करना होगा। वो एक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैंने कहा कि पीडीएफ फॉर्म में भी और प्रिंट फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म्स में आप जेईई मेन का अपना एडमिट कार्ड रेडी रखें। देन गाइस बात आती है अबाउट कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में अपन अच्छे से जानते हैं, ओवरऑल कैटेगरी में आपका ओबीसी है, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ये सारी कैटेगरीज है। ऑफ कोर्स एक जनरल कैटेगरी है, तो वो रिजर्वेशन का परसेंटेज मैंने आपको बताया हुआ है, ये आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, तो इसमें एज सच डिटेल करने का कुछ नहीं है। बट बात है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। अब इसमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार बड़े कंफ्यूजन होते हैं और इसी में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो गाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, इन दैट केस आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट तो जनरल का भी बनवाना है क्या? जनरल कैटेगरी का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको कैटेगरी के नाम पे कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं चाहिए। तो जनरल कैटेगरी, नो कैटेगरी सर्टिफिकेट नीडेड ना। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इन दैट केस आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा जो स्टेट और सेंट्रल किसी भी लिस्ट का चलेगा। यहां पे स्टेट सेंट्रल का कोई पंगा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों एप्लीकेबल होते हैं, पुराना नया कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट जो होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है क्लियरली जोसा के बिजनेस रूल्स में मेंशन्ड है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपका एससी एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। स्टेट या सेंट्रल दोनों चलेगा, नया पुराना दोनों चलेगा, बट फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसके फॉर्मेट्स जो है ना, भले वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, ओबीसी एनसीएल का है, सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स जो चाहिए जोसा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज लिंक मिल जाएंगे। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसका फॉर्मेट चेक कर लेना, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट्स रेडी करने हैं, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, इसमें नया पुराना स्टेट सेंट्रल सब चलेगा, और जनरल में कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फिर आता है ओबीसी एनसीएल। नाउ जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं ना, जो सीएल में है, क्रीमी लेयर में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ही माने जाएंगे। जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं
गाइज आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी तारीख के बाद का रेडी रखना है वो सुन लो। आप 1 अप्रैल 2026, हो सकता है आपने जेई मेन एग्जाम के टाइम पे अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाया हो, बट वो पुराना हो गया। आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का इश्यूड चाहिए, तो अब उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, तो 31 मार्च तक वैलिड था तुम्हारा पुराना वाला, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का इश्यूड होना चाहिए ओबीसी एनसीएल। स्टेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो स्टेट लिस्ट वाला चाहिएगा। अच्छा, अगर अपन जोसा की बात करें तो आपको सेंट्रल लिस्ट का ही चाहिएगा ना, ये सेंट्रल लिस्ट वाला ही आपको चाहिएगा, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, स्टेट कॉलेजेस में वो स्टेट लिस्ट का ओबीसी एनसीएल मांग सकते हैं, तो वो आप सेपरेटली बनवाओ। बट जोसा में एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज के लिए आपको सेंट्रल लिस्ट वाला ही चाहिए, वेरी क्लियरली। और इसका फॉर्मेट जो है, सैंपल मैंने आपको दिखा रखा है, और फॉर्मेट आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, तो उसको आप रिन्यू करा लीजिए। और फॉर्मेट जैसा मैंने कहा जोसा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और वही वाला फॉर्मेट मैंने अपलोड किया है। तो ओबीसी एनसीएल आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर डेट का बना हुआ। फिर आता है जनरल ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस वाला जो है, दिस इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी आपका अप्रैल टू मार्च तक, 31 मार्च को आपका पिछला वाला एक्सपायर हो चुका है। आपको 1 अप्रैल 2026, इसी साल 1 अप्रैल 2026 के बाद का ये इश्यूड होना चाहिए, है ना। उससे पहले का अगर इश्यूड है तो वो आउटडेटेड है, आपको अपडेट कराना है। और ये स्ट्रिक्टली सेंट्रल लिस्ट का ही चाहिएगा, ये आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस आपको चाहिए। फॉर्मेट जोसा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और मैंने भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लो और उसी फॉर्मेट में आपका सेंट्रल लिस्ट का ईडब्ल्यूएस बना लो। 1 अप्रैल 2026 के बाद का इश्यूड होना चाहिए। फिर बात आती है पीडब्ल्यूडी, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट इन केस अगर आप में एप्लीकेबल है, तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिएगा फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और अगेन फॉर्मेट जोसा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर वेरीफाइड और जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसके साइन और सील के साथ अवेलेबल होना चाहिए। ओरिजिनल आपको पीडीएफ फॉर्म में भी देना होता है और कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको सबमिट भी करना होता है, ठीक है। तो ये जो जिसको भी मतलब जो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी रखो। फिर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट जो सबको चाहिए। अब पीडब्ल्यूडी एक अलग कहानी होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिक फिटनेस के बारे में। ये तो आपका ब्लड ग्रुप, आपका आई साइट वगैरह, हाइट, वेट वगैरह, एक बेसिक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है बच्चों, जो सब कैटेगरीज को चाहिएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, सबको बनाना है ये। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बना होना चाहिए, एक मतलब बेसिकली एक डॉक्टर, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। तो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से ये सील्ड एंड साइंड होना चाहिए। फॉर्मेट जोसा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बेसिक फॉर्मेट मैंने शो किया है, और ऑफ कोर्स पीडीएफ अपलोड भी कर दिया। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जल्दबाजी नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि जोसा काउंसलिंग शुरू हो उससे पहले आप रेडी रखो बस, ताकि बाद में अननेसेसरी का हैसल और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट सबको बनाना होगा, सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए मैंडेटरी है, जिसमें आपके बेसिक मेडिकल डिटेल्स आ जाती हैं। बेसिक मेडिकल डिटेल्स है, कोई खास बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो ये रेडी रखोगे। देन नेक्स्ट आता है क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी। एक चेक का कॉपी इसके अंदर आपको अपलोड करना होता है। जब आपके जोसा में जब डॉक्यूमेंट सबमिशन आता है ना, तो आपका एक चेक, बैंक का आपका चेक जो कैंसल्ड चेक होगा, उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी होती है, या फिर आपके पासबुक की इमेज अपलोड करनी होती है। बहुत सारे बच्चों का तो बैंक अकाउंट ही नहीं होता है भाई, जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं बनाते हैं, है ना। तो अब ये अपन को इंश्योर करना है कि आने वाले टाइम में आप अपना एक बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कराएं। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद एक चेकबुक या पासबुक आपका इश्यू होना चाहिए। पासबुक तो इश्यू हो ही जाता है, चेकबुक में कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं, बट आप अपना बैंक अकाउंट खोलो, एक चेकबुक इश्यू कराओ या पासबुक इश्यू कराओ, और या तो पासबुक का इमेज वो काम आएगा, या फिर कैंसल्ड चेक का इमेज काम आएगा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के टाइम पे। अब ये कैसे काम आता है कि बच्चों, जब काउंसलिंग चल रही होती है ना, और मान लो आपको राउंड 1 में कोई सीट एलोकेट हो गया, तो सीट को एक्सेप्ट करते हुए आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फी भरना होता है। और वो सीट एक्सेप्टेंस फी आपने भर दिया, मान लो जोसा में आपने भर दिया, और बाद में वो सीट आप कैंसिल कराना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, आप एडमिशन छोड़ना चाहते हो किसी भी कारण से, तो वो पैसा जो रिफंड होगा ना, वो इसी अकाउंट में आएगा जो नंबर आप दोगे।
तो वैसे तो पेरेंट्स का अकाउंट नंबर और पेरेंट्स की डिटेल्स भी मान्य है, वैलिड है, पर अगेन कंफ्यूजन अवॉइड करने में बेस्ट है कि अगर आपका खुद का अकाउंट खुल जाता है तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी होगी, ताकि बाद में रिफंड जो भी आपने फी डिपॉजिट वगैरह किया वो रिफंड उसी अकाउंट में आएंगे, उस डिटेल के बिना आप फंस जाओगे। तो वो आपको रेडी रखना है, पासबुक चेकबुक वगैरह अकाउंट ओपन कराना है, वो सारी प्रोसेसिंग करा लीजिए। नेक्स्ट बात आती है फोटोग्राफ्स की। अब ये आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑल्दो अगेन कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, पर आपको करीब करीब 15-20 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रेफरेबली वो जो आपने जेई मेन के फॉर्म में लगाई थी, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप 15-20 प्रिंट निकाल लीजिए। जेपीजी फॉर्मेट तो अपलोडिंग में काम आएगा ही, बट जब कॉलेज फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह होगी तो 15-20 फोटोग्राफ्स आपके पास होंगे, बिकॉज बहुत सारी जगह पे आपको फोटोग्राफ्स लगानी भी होगी, अलग अलग एडमिशंस, अलग अलग काउंसलिंग, अलग अलग प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करनी होगी। तो आप 15-20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखें, सिमिलर टू जो आपने जेई मेन फॉर्म में डाली थी। नेक्स्ट आता है गैप सर्टिफिकेट। नाउ गाइस, गैप सर्टिफिकेट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ ड्रॉपर्स बैच वालों के लिए, जिन्होंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लेके, 2 साल ड्रॉप लेके अगर प्रिपरेशन की है, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपको नीडेड होता है। बच्चों, ये गैप सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया जिसने भी ड्रॉप लिया है वो बनाना होगा, और उसमें इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लो। जो फॉर्मेट, जो लैंग्वेज मैंने वो पीडीएफ में डाली है ना बच्चों, उस लैंग्वेज को आपको 20 या 50 रुपए के एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये आपको कोर्ट में मिल जाएगा, है ना। तो आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 20 या 50 रुपए के ऊपर आपको ये टाइप करवाना है। सबसे पहले जो मैंने आपको भेजा है डिटेल, जो डिस्क्रिप्शन में निकाला आपने गैप सर्टिफिकेट के लिए, उसका सारा कंटेंट ऐसे एक स्टैम्प पेपर आएगा 20 या 50 रुपए का, उस पर टाइप कराओ। टाइप करने के बाद उसको नोटरी आपको वेरीफाई कराना है, वो आपका वहीं कोर्ट में हो जाता है, तो आपको नोटरी पब्लिक उसमें कराना होता है, उसका वेरिफिकेशन कराना होता है। तो वो गैप सर्टिफिकेट में आपको एक तो ये मेंशन करना होता है कि गैप कब से कब तक का हुआ है, क्यों हुआ है, वो सब मेंशन करना होगा आपको। और ये केवल उन्हीं के लिए है जिनका ड्रॉप ईयर था, 12th जिन्होंने इसी साल अपीयर किया है, 12th के साथ प्रिपरेशन किया है, उनको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये गैप सर्टिफिकेट के बारे में, तो हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि इन डॉक्यूमेंट्स को बच्चों आप टाइमली रेडी कर लीजिए। अगर आपके आधार और 10th की मार्कशीट वगैरह में कुछ गड़बड़ है तो उनको आप करेक्ट करा लो। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है, उन चीज के लिए आप अप्लाई कर दो, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड मैटर्स अगर है, भले वो जोसा काउंसलिंग है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग है, कॉमेड के वगैरह का है, कॉलेज और ब्रांच सिलेक्शन में कंफ्यूजन है, तो जो नंबर आप नीचे देख पा रहे हैं उसके थ्रू यू कैन गेट इन टच विथ मी, यू कैन गेट इन टच विथ माय टीम, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन ऑल पॉसिबल वेज। बस हम चाहेंगे कि आपको अपनी एस्पिरेशंस, आपके ड्रीम्स फुलफिल करने का एक ऑनेस्ट, एक अच्छा मौका मिले। सो गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना समय से, बाद में पैनिक क्रिएट नहीं हो, ये अपन मिलकर इंश्योर कर सकते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए या तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, या फिर इस नंबर पे, जैसे मैंने बताया था, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड गाइस। आप अपने सारे ड्रीम्स और एस्पिरेशन फुलफिल कर पाए, मेरी यही इच्छा है, मेरी यही ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।